प्रिंसिपल्स ऑफ गैस एक्सचेंज वाला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इसमें गाइटन ने अपनी होशियारियाँ झाड़ी हैं, डिफ्यूजन के ऊपर कहानियों पे कहानियाँ लिखी हैं। बहुत आसान चैप्टर है। अब इसमें जो नॉर्मल चीज़ जो है, जो कि पहला टॉपिक है, वो है फिज़िक्स ऑफ गैस डिफ्यूजन। अब इसमें ये हमें नॉर्मली पता होता है कि डिफ्यूजन कैसे होती है। तो डिफ्यूजन ऐसे होती है कि हमारे पास एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन हो और दूसरी जगह पे लो कंसंट्रेशन हो, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी की बेस पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, तो अब जो इस चैप्टर में मेन चीज़ डिस्कस करने की वो है कि हमारे पास डिफ्यूजन फ्लूइड्स के अंदर कैसे होती है। गैस के अंदर डिफ्यूजन तो हमें नॉर्मली पता है कि भाई है ना, वो रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, तो वो है ना एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, नेट डिफ्यूजन हो जाती है। एक जगह पे अगर हायर कंसंट्रेशन हो और दूसरी जगह पे लोअर कंसंट्रेशन हो तो वो है ना रैंडमली मूव कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लूइड्स में जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना डिफ़र हो जाता है। जैसे कि हम गैसेस के अंदर देखते हैं तो डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास। लेकिन जब हम फ्लूइड्स के अंदर आते हैं ना, तो फ्लूइड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ है ना मॉलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती। तो अब जो इस चैप्टर में मेन चीज़ जो देखने की है वो देखने की है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द फ्लूइड्स। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द फ्लूइड्स, इन चीज़ों को हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रेशर ऑफ गैसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड टिश्यूज़। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली जब अगर हम देखें कि अगर कोई भी गैस है वो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करती है, तो वो वॉल कैपिलरी वॉल वगैरह हो गई, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर जनरेट हो जाता है। लेकिन फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड्स के अंदर ये प्रेशर डिपेंड करता है हमारे पास कंसंट्रेशन के ऊपर भी और सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट के ऊपर भी। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर भी और सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। अब ये सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट क्या है, ये एक्चुअली मेजर करता है कि अगर एक सॉल्वेंट है या कोई भी फ्लूइड है उसमें हमारे पास गैस के कितने मॉलिक्यूल सॉल्युबल हैं। एक सॉल्वेंट है, कोई भी फ्लूइड है, उसके अंदर हमारे पास गैस के कितने मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओ कि अगर हमारे पास है ना सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा होगी तो वो प्रेशर कम एग्जर्ट करेंगे। अगर किसी भी जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो कि वो ज़्यादा हो तो वो हमारे पास प्रेशर कम एग्जर्ट करेंगे। क्यों कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, क्योंकि वो सॉल्युबल हो जाएंगे, वो फ्लूइड के अंदर मिक्स होकर या डिज़ोल्व होकर मूव करना शुरू कर जाएंगे। अगर यही चीज़ यानी कि अगर इनकी सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट कम होती, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होते, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे, फ्लूइड से ये रिपेल हो जाएंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स फ्लूइड से रिपेल हो जाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरी वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी समझने की कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट के। वो कैसे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स अगर वो है ना जिस फ्लूइड में डिज़ोल्व हम करवा रहे हैं अगर उसमें वो सॉल्युबल है या हाइड्रोफिलिक है, तो वो क्या करेंगे कि वो फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, वो इतना ज़्यादा वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो गैस जिस फ्लूइड के अंदर हम डिज़ोल्व करवाना चाह रहे हैं वो हाइड्रोफोबिक है उस फ्लूइड से, यानी कि उस फ्लूइड में वो डिज़ोल्व होना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, वो उस फ्लूइड से रिपेल करेगा। रिपेल करके जाएगा कहाँ, जाहिर सी बात है एक फ्लूइड है और कैपिलरी वॉल है। ठीक है, तो जाएगा कहाँ, वो कैपिलरी वॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा और प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करवा देगा। तो ये एक सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अब अगर हमारे पास हम देखें कि हम लोग जब हम एयर लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो हम एयर इनटेक कर रहे होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश एयर होती है, उसमें कोई भी वाटर का कोई कंटेंट वगैरह नहीं होता। जब भी हम एयर इनटेक करते हैं तो उसमें कोई भी वाटर कंटेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो रेस्पिरेटरी पैसेजेस के अंदर आ जाती है, जैसे ही वो रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर आना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारे पास रेस्पिरेटरी पैसेजेस के ऊपर वाटर लाइन हुआ होता है। रेस्पिरेटरी पैसेजेस के ऊपर क्या होता है, वाटर लाइन हुआ होता है, और वो क्या करता है कि वो अपनी सरफेस को छोड़कर उस इंस्पायर्ड एयर के अंदर मिक्स होने की कोशिश करता है। वाटर क्या करता है, अपनी सरफेस छोड़कर, यानी जिस रेस्पिरेटरी सरफेस पे जहाँ पर वो मौजूद था वो वहाँ से मूव होकर वेपराइज फॉर्म में वो किस में मिक्स हो जाता है, जो हमने इंस्पायर्ड एयर की हुई होती है उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे वो अपना प्रेशर जनरेट कराता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, ना होता तो ये चीज़ याद रखना कि ह्यूमिडिफिकेशन मस्ट है। ह्यूमिडिफिकेशन मस्ट है। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों मस्ट है, क्योंकि अगर ये ह्यूमिडिफिकेशन ना होगी तो हमारे पास क्या होगा कि एयर जो है वो वार्म नहीं होगी। जो हमारी जो हमने एयर इनटेक की है, फ्रेश एयर इनटेक की है, वो वार्म नहीं होगी। और अगर एयर वार्म नहीं होगी तो क्या होगी, वो कोल्ड एयर हो जाएगी। ठीक है, जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि अगर बारिश आएगी तो है ना, नहीं पानी क्या था
कि बारिश आती है तो पानी आता है, इसी तरीके से अगर एयर आती है, ठंडी एयर आएगी तो वो क्या करेगी कि वो हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज कर देगी। तो हमें इस जो ठंडी एयर होती है उसको हमें वार्म करना लाजमी होता है। और वार्म कैसे होती है कि जैसे ही फ्रेश एयर हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाती है तो वहाँ पे रिस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या होता है, वाटर लाइन हुआ होता है, और वो वाटर फिर इस है ना फ्रेश एयर के अंदर मिक्स हो जाता है और क्या बना देता है, ह्यूमिडिफाइड एयर बना देता है। ठीक है, अब ये ह्यूमिडिफाइड एयर कैसे बनती है कि हमारे पास वाटर जो होता है उसका वेपर प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो कि इसको मूव करवाता है एक अपनी सरफेस से इंस्पायर्ड एयर की तरफ, वो है ना जनरेट होना उसके अंदर शुरू हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर में वेपर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो सरफेस से इंस्पायर्ड एयर के अंदर मिक्स हो जाता है। और नॉर्मल हमारे पास वेपर प्रेशर कितना होता है, 47 मिलीमीटर मरकरी, ये वैल्यू याद रखने की है। ठीक है, अब जैसे ही वो इस इंस्पायर्ड एयर के अंदर मिक्स हो गया तो अब ये हमारे पास इंस्पायर्ड एयर, अब इंस्पायर्ड एयर नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी ह्यूमिडिफाइड एयर। अब ये ह्यूमिडिफाइड एयर जैसे हमारे पास एल्वुलर तक पहुँचती है तो अब हम उस एयर को कहते हैं एल्वुलर एयर। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझने की है कि हमने जो इंस्पायर्ड एयर ली, ठीक है, उसका हमने सपोज करो प्रेशर कितना था, 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब उसके अंदर हमारा वाटर भी ऐड हो गया तो वाटर ने भी 47 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर दिया अपना वेपर प्रेशर, उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए, इंस्पायर्ड एयर को ह्यूमिडिफाइड एयर बनाने के लिए। तो अब ये हमारे पास ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 मिलीमीटर, उसके अंदर अगर हम 47 ऐड कर दें तो मतलब ये तो 800 के अंदर चले गया, और ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो इसके लिए इसको 760 तक कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास जो वाटर हमारे पास इंस्पायर्ड एयर के अंदर आया है वो दूसरी गैसेस का पार्शियल प्रेशर को रिड्यूस करा देता है। जो वाटर हमारे पास है ना सरफेस, रिस्पिरेटरी सरफेस से इंस्पायर्ड एयर के अंदर मिक्स हुआ है, जिसने ह्यूमिडिफाइड एयर बनाई है, वो क्या करेगा, वो है ना दूसरी गैसेस का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस कर देगा ताकि 760 मिलीमीटर मरकरी हमारी जो है वो जो एक गैस है ह्यूमिडिफाइड एयर की गैस का प्रेशर वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि हमारा गैस का प्रेशर जो 760 मिलीमीटर मरकरी का होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। अब वो कांस्टेंट कैसे रखा जाता है कि वाटर वो जो वाटर जो था वो दूसरी गैसेस के प्रेशर को डाइल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एल्वुलर एयर तक पहुंच जाएगी और फिर एल्वुलर एयर की जो है हम कंपोजिशन दूसरी ऑडियो में डिस्कस करेंगे।